हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के थर्ड क्विक रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक डिस्कस करता हूँ। आज का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से कि 6 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है जिसको ग्लूटामेट अमीनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन अमीनो एसिड की वजह से। इससे क्या होता है कि आरबीसी जो है वो सिकल सेल हो जाती है, इसलिए हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके साइन सिम्टम्स होते हैं कि पेन होगा, सिकल सेल क्राइसिस होगी। सिकल सेल क्राइसिस का मेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है डिहाइड्रेशन। अब इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन उसका मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? रिहाइड्रेशन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर उस पेशेंट को पेन हो रहा हो तो एनाल्जेसिस, अगर फीवर आ रहा हो तो एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। और इनकेस अभी नीड पड़ती है तो पेशेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो करते हैं वो सिकल सेल एनीमिया का फाइनल और परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को भी और कई नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कूले एनीमिया भी कहते हैं, मेडिटेरियन एनीमिया भी इसको कहते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू एब्सेंट ऑफ अल्फा या बीटा चैन। इसके भी टाइप होते हैं, पहला अल्फा थैलेसीमिया और बीटा सेलेमिया थैलेसीमिया। और तो अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया के कंपैरिजन में मोर डेंजरस जो होता है बीटा थैलेसीमिया होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं एनोरेक्सिया, फटीगनेस, वीकनेस, इंसोम्निया, एथोपोइसिस, हीमोलाइसिस। इसका मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मैनेजमेंट होता है रेस्ट। इसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और परमानेंट ट्रीटमेंट होता है इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उसके बाद एक और डिजीज डिस्कस करते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये मेनली 4 टाइप का होता है। पहला होता है ALL, जिसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कहते हैं। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। दूसरा नंबर का होता है क्रोनिक ल्यूकोसाइटिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये मोस्टली एल्डरली एज, जिनकी एज 15 से ऊपर होती है, उनमें होता है। उसके बाद होता है एक्यूट माइलोजीनस ल्यूकेमिया। ये भी एडल्ट में कॉमन होता है। उसके बाद होता है क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। ये सभी ग्रुप में पाया जा सकता है। और कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशियो क्या होता है। हेपेटाइटिस का चांस होता है 30 केसेस में से 1 लोग में, जबकि HIV का चांस होता है 300 में से 1 केस में। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पैनसाइटोपेनिया, जिस पैनसाइटोपेनिया को ही हम नेडेर के नाम से जानते हैं। इसका ट्रीटमेंट पैनसाइटोपेनिया के अकॉर्डिंग होता है। अगर ल्यूकोसाइटोपेनिया हो रहा है, WBC कम हो रहे हैं, तो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है यानी कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो हमें इसे ब्लीडिंग से बचाना है। अगर एनीमिया हो रहा है तो हमें हीमोलाइसिस से बचाना है और हाइपोक्सिया से भी बचाना है। इसके बाद एक और डिजीज़ होती है मल्टीपल माइलोमा। इसको कहते हैं मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल। इसकी वजह से मल्टीपल माइलोमा होता है। माइलोमा प्रोटीन, इसको हम बेंजोस प्रोटीन भी कहते हैं, बेंजोस प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके साइंस सिम्टम्स होते हैं फीवर, ऑस्टियोपोरोसिस, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, डिक्रीज इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। नोट, किडनी फेलियर में पाया जा सकता है। इसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है, इंक्रीज टोटल प्रोटीन लेवल। बेंजोस प्रोटीन इन ब्लड एंड यूरिन, इसको डिटेक्ट करते हैं कि बेंजोस प्रोटीन जो होती है, अगर एक पेशेंट को किसी को हो रही है डिजीज, तो उसमें बेंजोस प्रोटीन जो है उसके ब्लड में यूरिन में पाई जा सकती है। इसका मैनेजमेंट होता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। तो इस डिजीज में अगर
पेशेंट की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जाती है तो उसको ऑप्शन देते हैं हम स्पर्म बैंक में अपने स्पर्म को प्रिजर्व रखने के लिए, क्योंकि अगर उसको रेडियोथेरेपी हो सकता है मे भी उसके स्टेरिलिटी डेवलप्ड हो सकती है, इससे प्रिवेंट करने के लिए। एक होता है लिम्फोमा डिजीज, नेक्स्ट डिजीज होती है लिम्फोमा। लिम्फोमा होता है, इसको हम हॉजकिन डिजीज भी कहते हैं। इसका क्या होता है, ये कि इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड फर्स्ट। अब इसमें भी पूछा जाता है कि फर्स्ट लिम्फ नोड होती है वो होती है क्लेविकुलर नोड इसको कहते हैं। प्रेजेंट इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये लिम्फोमा है, क्योंकि एक रेड स्टेन वाली सेल होती है उसके ऊपर डिटेक्ट करते हैं। इसका मैनेजमेंट भी सेम होता है, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। एक होता है लाइपोमा। लाइपोमा को हम कह सकते हैं बिनाइन ट्यूमर होता है ये। फैट ग्लोबुलस डिपॉजिट इन सबस्टांस टिश्यू, ए फैटी लंप मोस्ट ऑफ्टन सिचुएटेड बिटवीन द स्किन एंड अंडरलाइंग मसल्स लेयर। कॉज क्या है इसका, कॉज होता है ओवर ग्रोथ ऑफ फैट सेल्स। ठीक है, मैंने इसमें पिक्चर करके ड्रॉ करके भी देखा है कि ये लाइपोमा होता है। उसके बाद एक डिस्कस करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ही माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। इसका मैनेजमेंट होता है हाई आयरन डाइट। आईएम इंजेक्शन जब आयरन का दिया जाता है तो उसको जेट ट्रैक मेथड से देते हैं, और इंक्रीज ओरल आयरन विद मील। अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाना है तो ऑरेंज जूस की एडवाइस देते हैं पेशेंट को, और विटामिन सी की टैबलेट लेने की एडवाइस। जिससे इससे क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, नॉट गिव मिल्क एंड एंटासिड। जब पेशेंट को आयरन दे रहे तो उस समय उसको मिल्क या एंटासिड नहीं दे। अगर ये चीज़ दे देंगे तो बिकॉज इट मे बी डिफेक्ट द आयरन एब्जॉर्प्शन, तो ये क्या कर सकते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिफेक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों में इस चीज़ का अगर दांत अगर आप जो आयरन के हम दे रहे हैं उसको सिरप वगैरह कुछ भी, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए कि दांतों में स्टेनिंग ना हो तो बच्चों को स्ट्रॉ देते हैं। नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे ईएसआर। नॉर्मल ईएसआर होता है 0 to 30 mm/H। अगर ईएसआर बढ़ रहा है तो ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, प्रेगनेंसी। अगर ईएसआर घट रहा है तो जो डिहाइड्रेशन को दिखाता है ड्यू टू विस्कस ब्लड। इससे क्या हो, ब्लड गाढ़ा हो जाता है डिहाइड्रेशन में। तो मेल में क्या होता है, अगर लेस देन 50 एज है उनकी तो लेस देन 15 mm/H होगा ईएसआर। अगर एज उनकी मोर देन 50 है तो 20 mm/H होगा ईएसआर। और फीमेल में एज लेस देन 50 है तो 25 mm/H होगा। अगर फीमेल में एज 50+ है तो 30 mm/H होगा। हेमेटोक्रिट वॉल्यूम होता है 45%। MCV 80 to 100 m/L होता है। MCH होता है 27 to 32 pg/ml। हेमेटोसाइटिक एनीमिया डिटेक्टेड बाई कॉम्स एक टेस्ट होता है, उससे हम हेमेटोसाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस किसी भी व्यक्ति का जो SGPGI के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें उसको इस वीडियो के लिंक को फॉलो करें, जिससे वो थोड़ा बहुत इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।